हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का किरण का प्रैक्टिस सेट 5वां। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है। कहता है कि ISWM का अर्थ है, तो ये हो जाएगा ISWM का अर्थ ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सही। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अच्छा 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के लिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। आगे है 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाता है? 15 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय सेना दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो गया ये हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है? बोलता है कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो इसमें से है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डाओचिंग यिडिंग एयरपोर्ट। और ये कहाँ है? ये तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। डाओचिंग यिडिंग एयरपोर्ट, इसकी जो ऊंचाई है वो 4411 मीटर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। बोलता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो याद रखना, यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1972। बोलता है कि के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो इसमें शाही का संरक्षण किया जाता है, शाही का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, शाही का संरक्षण किया जाता है। ये पिछले क्वेश्चन में, पिछले सेट में भी आया है, चौथा नंबर सेट में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5वां। देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। देखिए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत फास्ट हम लोग चलेंगे, बहुत ही जल्द देख लेंगे। देखिए, बोलता है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जाते हैं। लगाने को क्या कहते हैं? तो मृदा का कटाव के लिए जरूर क्या है? पेड़ को लगाना, वृक्ष को लगाना। और वृक्ष को लगाने को क्या कहेंगे? तो वनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वनीकरण कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो देखिए, अशोक के साम्राज्य का भाग कश्मीर भी था, तक्षशिला था, ठीक है, और कन्नौज भी था, लेकिन इसका मद्रास जो है ये अशोक का क्षेत्र नहीं था। अशोक का क्षेत्र मद्रास जो है वो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बोलता है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? देखिए, नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ट्राफलगर की लड़ाई। इसमें जो है वो नेपोलियन की क्या हुआ था? हार हो गया था। और ये लड़ाई कब हुआ था? ट्राफलगर का 21 अक्टूबर और 1805 ईस्वी को ट्राफलगर की युद्ध हुआ था। और इसमें नेपोलियन और ब्रिटिश के साथ हुआ था लड़ाई। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश जो है इसका जीत हुआ था, ठीक। और आगे जो है अगला जो आप देख रहे हैं, वाघराम की लड़ाई और पिरामिड की लड़ाई और ऑस्टरलिस्ट की लड़ाई, ये तीनों की तीनों लड़ाई नेपोलियन जीता था। लेकिन ये ट्राफलगर की लड़ाई, इसमें जो है वो नेपोलियन हार गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहेंगे? जनसंख्या के अध्ययन को जनसंख्यांकी कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसंख्यांकी कहेंगे। ठीक है, जनसंख्यांकी कहेंगे। आगे, और जनसंख्यांकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जनसंख्यांकी दिवस मनाते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो देखिए, बोलता है कि जुरैसिक काल का, तो जुरैसिक काल का जो है वो वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो इसको ध्यान रखना है कि ये पाया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? देखिए, प्राथमिक उत्पादक जो है वो हो जाता है, प्राथमिक उत्पादक जो है वो पादप होगा। ठीक है, पादप जो होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है। पादप जो होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है। ठीक, अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता अगर पूछेगा तो जैसे देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे घास है। ठीक है, घास के बाद मान लिया जाए कि टिड्डा है, टिड्डा, ठीक है, और टिड्डा के बाद मान लिया जाए कि मेढक है। तो इसमें देखिए, ये उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता पूछेगा तो ये टिड्डा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राथमिक है, ये जो है पहला जो है ये
उपभोक्ता है, इसीलिए टिड्डा हो जाएगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, नहीं, वो किसी भी सदन का सदस्य होता ही नहीं है। तो सांसद जो होता है, संसद सदस्य नहीं होता है, सही बात है, ये जो है सही बात कह रहा है कि यह जो है सांसद यानी कि संसद का सदस्य वो नहीं होता है उपराष्ट्रपति। और ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 66 में कहा गया है, तो इतना ध्यान रखना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो साइमन कमीशन पर आधारित था। किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। आपको याद होगा कि साइमन कमीशन जो है वो इसका जो है ये कब बना था? साइमन कमीशन जो है वो 1927 को बना था। और ये भारत कब आया था? तो 1928 आया था। कब आया था? 1928 को आया था भारत में, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? ये राजीव गांधी विमानपत्तन ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसमें सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे, सुभाष चंद्र बोस इसका स्थापना नहीं किए थे, WC बनर्जी भी नहीं किए थे, तो कौन किए थे? आगे देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी नहीं किए थे, तो चंपाकरम पिल्ले ने किया था, ठीक है। और इसका सदस्य जो थे वो कौन कौन थे? तो याद रखना है, लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे। तारकनाथ दास इसका सदस्य थे। आगे मोहम्मद बरकतुल्ला था, मोहम्मद बरकतुल्ला थे। और आगे राजा महेंद्र प्रताप थे। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे, ठीक है। और एक वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, और भी थे, बस इतना आपको याद रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, 16 नंबर। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 16 है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक एक ही हुई है जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी। और रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से रहा? तो 1236 से रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा वो 1236 से लेकर के 1240 तक रहा। 1236 से 1240 तक रहा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली सुल्तान थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो इसको याद रखिएगा, ये विदेशी निवेश के लिए ये विदेशी निवेश के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोलता है जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। देखिए दिन और रात समान कब होगा? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा। और सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर वो 2 दिन होता है, ठीक है। वो कब होता है? तो याद रखिएगा, एक होता है 21 मार्च को, और दूसरा जो है वो है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 ऐसे दिन होते हैं जब सूर्य जो होते हैं वो भूमध्य रेखा पर होते हैं, यानी कि सिर के ऊपर सीधा होते हैं, ठीक है। और इस दिन को यानी कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इस घटना को विषुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषुव बोला जाता है, ठीक है, विषुव बोला जाता है, ठीक। इस दिन क्या होता है? सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, तो इतना याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो समांतर सरकार का गठन जो है वो बलिया में किया गया था, ठीक है। और बलिया में जो है समांतर सरकार का गठन जो किया गया था, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर रहा था चित्तू पांडे। कौन कर रहा था? चित्तू पांडे कर रहा था। कर रहा था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी या कितनी होती है? तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि घटिया माल के बारे में बात कर रहा है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, घटिया माल रहेगा। तो आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 21। बोलता है कि सरगासो समुद्र किस सागर में स्थित है? सरगासो समुद्र किस सागर में स्थित है? तो इसको याद रखना है, अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में। अच्छा, बताना है आपको कि अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो कैसा है, तो पूछता है एग्जाम में। तो अटलांटिक महासागर का जो है वो एस के आकार का, इसका आकार जो है वो एस लेटर के जैसा है, ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोलता है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है वो किया जाता है इस ऑप्शन के अनुसार, वो हो जाएगा क्या? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो आपको याद होगा पूना समझौता 1932 को हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था और गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। अच्छा, पूना समझौता जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये अरबदा, पूना के अरबदा जेल में हुआ था। अरबदा जेल में, कहाँ पर हुआ था? पूना के अरबदा जेल में समझौता हुआ था, ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बोलता है प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है वो किसकी ओर से लड़ा था? तो बोलता है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और यूनाइटेड किंगडम के साथ, ठीक। तो अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 शुरू हुआ था और ये चला था 1918 ईस्वी तक। 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, ठीक है। अच्छा, ये कितने दिनों तक चला था? तो लगभग 4 साल तक, ठीक है। ऐसे 4 साल 3 महीना और करीब तो 2 सप्ताह देता है, ठीक है। तो 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है ये कब किया गया था? 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1950, यानी कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। अब जो योजना आयोग है, योजना आयोग को हटा करके 1 जनवरी 2015 को इसको क्या कर दिया गया? नीति आयोग इसका कर दिया गया नाम, ठीक है। योजना आयोग को हटा करके इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो होता है इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो योजना आयोग जो होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, जो भी होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द जो दिया था वो दिया था कौन? बराक ओबामा। कौन दिए थे? बराक ओबामा। और बराक ओबामा कौन थे? तो बराक ओबामा जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। आगे अगला क्वेश्चन 27 नंबर बोलता है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली जो मंडल है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल। आगे देखिए, आंधी तूफान ये सब जो होता है, ठीक है, प्राकृतिक मौसम जो ये सब घटनाएं होती है वो होता है किसमें? क्षोभ मंडल में होता है, ठीक। और हवाई जहाज वगैरह ये सब जो होता है उड़ता है, ये कहाँ होता है? तो ये समताप मंडल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका वातावरण की वह परत जिसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, तो रेडियो तरंगे जो है वो आयन मंडल में परावर्तित होती है। अगला है मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकार पर संसद लगा सकता है प्रतिबंध, ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? तो मौलिक अधिकार अभी कुल 6 हैं। कितने हैं? 6। लेकिन पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार 7 था, ठीक है। लेकिन बोलता है कि 44वां संविधान संशोधन जो था, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 को हुआ, 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है इस दिन को संपत्ति के अधिकार को जो है इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार, ठीक है। तो अब जो है मौलिक अधिकार केवल 6 बचा है। आगे है कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ था। क्या था? कुरु का राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ था। अच्छा, टोटल कितना महाजनपद था? तो टोटल 16 महाजनपद था, इतना याद रखना है, टोटल 16 महाजनपद था। अगला क्वेश्चन है, बोलता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बोलता है कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहरे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहरे, ठीक है। अच्छा, अधिक से अधिक जो मोहर मिला था वो कहाँ से मिला था? तो ये मिला था लोथल से। मोहर जो मिला था वो सबसे ज़्यादा लोथल से मिला है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, वैदिक परंपरा का साहित्य का उदाहरण है तो वेद है, ये है, वेदांग है, पुराण भी है, लेकिन पूर्वा जो है ये नहीं है, ठीक है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6 और पुराण की संख्या 18। कौन कौन वेदांग कौन कौन होता है? तो वेदांग होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। कौन कौन होता है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 होते हैं वेदांग। इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर बोलता है बिहार का सीतामढ़ी जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, कौन सा मेला आयोजित होता है? यहाँ जो होता है वो विवाह पंचमी मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर बोलता है कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो ये किया था पोरस ने। किसने किया था सिकंदर का विरोध? पोरस ने किया था। कब किया था? तो 326 BC में किया था, मतलब 326 ईस्वी पूर्व में किया था। और सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई लड़ा गया था वो लड़ा गया था हाइडियस की युद्ध इसको कहा जाता है, ठीक है।
आगे है अगला क्वेश्चन, वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलने वाली नदी जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बराक। वो कौन सी नदी, बराक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। तो बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। तो भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु ये चलाया गया था ऑपरेशन टोडरमल बिहार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बोलता है कि गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होगा कि गया शहर जो है वो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है। आगे है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था। तो सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण शासक था वो कौन था, तो वो था कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क का जो एक दरबारी था उसका नाम क्या था, चरक। चरक किसके दरबार में था, तो वो कनिष्क के दरबार में था, चरक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पानीपत की जो लड़ाई हुआ था वो प्रथम लड़ाई जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, 1526 में। और किनके किनके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अच्छा, पानीपत की टोटल कितनी लड़ाइयाँ हुई, तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाई, एक 1526 में और दूसरा 1556 में, 1556 में। और 1556 में किनके किनके बीच हुआ था, तो हेमचंद्र और अकबर के सेना के बीच, हेमचंद्र और अकबर के सेना के बीच हुआ था 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई। और तीसरी लड़ाई जो हुआ था वो 1761 को हुआ था। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था ये वाला लड़ाई, ठीक। तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाई। बोलता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर इसका सही। आगे चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था और ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, कहाँ हुआ था, अमेरिका में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, ठीक है। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी पारसनाथ की ऊंचाई है। तो पारसनाथ की ऊंचाई की बात यहाँ पे कर रहा है, तो 1166, 1266। और आगे है 608.3 और 879.4। तो ये लगभग 880 मीटर होता है, 880 मीटर है सोमेश्वर की पहाड़ की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था। यानी कि बहिष्कार जो कर रहे थे विदेशी सामान का, वो क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो ये कर रहे थे कल्याणकारी राज्य का प्रोत्साहन के लिए, कि ब्रिटिश विरोधी विचार पैदा करने के लिए, कि लघु उद्योग का प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, लघु उद्योग जो था, जो छोटे छोटे लोग जो कर रहे थे उद्योग अपना, ठीक है, उसको प्रोत्साहन मिले और विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार अगर होगा तो अपना जो होगा लघु उद्योग उसको प्रोत्साहन मिलेगा, इसके लिए वो कर रहे थे बहिष्कार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था। तो देखिए, उग्रवादी जो थे वो लाल बाल पाल और साथ में अरविंद घोष जो थे, ये भी क्या थे, ये उग्र दल के यानी कि एक्सट्रीमिस्ट थे, गर्म दल के नेता थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी, ठीक है, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो थे वो नरम दल के थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसमें जो है वो कौन किए थे, M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी किए थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1931 को हुआ था। तो ध्यान रखना है, पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ था। तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल जो है वो 1 अप्रैल 1937 हो जाएगा। बस आपको 1937 याद रखिए, ऐसे 1 अप्रैल भी याद रखना है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहली भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब गठित हुआ था, तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था। तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का जो है वो निर्माण हुआ था 1860 से 62 ईस्वी में, 1860 से 62 ईस्वी में। और ये कहाँ से कहाँ तक के बिछाई गई थी, ये रेल मार्ग का जो है निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो कोलकाता से मुगल सराय, कहाँ से लेकर के, कोलकाता से लेकर के मुगल सराय, कोलकाता से लेकर के मुगल सराय तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था, कोलकाता से लेकर मुगल सराय तक हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है। अगला है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है। तो न्यूनतम जनसंख्या जो होगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप का। किसका हो जाएगा, लक्षद्वीप का सबसे न्यूनतम जनसंख्या कितना है, 64,429, मात्र 2000 देखिए 64,429, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जो कुल जनसंख्या है वो 64,429 है बस, ठीक है। लेकिन वही अगर पूछ देगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या है, तो हो जाएगा दिल्ली का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला, ककोलत जलप्रपात
ककोलत जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। और बिहार के किस जिले में है आपको बताना है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होना चाहिए बिहार का किस जिले से है। चलिए, यानी कि बिहार का किस जिला में ककोलत जलप्रपात है, तो ये आपको बताना है। चलिए आगे है, बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो कहाँ की गई? तो वो किया गया है कहाँ? मुसहरी मुजफ्फरपुर। मुसहरी मुजफ्फरपुर। और ऐसे भी आपको पता होगा कि लीची जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर का। ठीक है, और ये स्थापना जो हुआ था मुसहरी मुजफ्फरपुर में, इसका कब हुआ था? तो इसका हुआ था 6 जून 2001 ईस्वी को। 6 जून 2001 ईस्वी को 6 जून 2001 ईस्वी को बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो निम्न में से कौन सी? 85.5 नहीं होगा, 86.5 भी नहीं होगा, 84.5 भी नहीं होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे? तो प्रो कबड्डी लीग के जो है वो पहले विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स थे। जयपुर पिंक पैंथर्स थे। ठीक है, अच्छा, इसका जो है उप विजेता कौन था? उप विजेता जो था वो यू मुंबा था। यू मुंबा जो था वो उप विजेता था। और प्रो कबड्डी लीग का जो विजेता था वो जयपुर पिंक पैंथर्स था। अच्छा, ये जो प्रो कबड्डी लीग जो है पहली बार कब खेला गया था? तो 2014 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। और जो विजेता रहा उस वर्ष का जयपुर पिंक पैंथर्स, और उप विजेता यानी कि हारा कौन? तो यू मुंबा हारा। आगे चलते हैं। अब हम लोग विज्ञान के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। बोलता है कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? तो आपको याद रखना है -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा गुण है? वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि में नहीं, तो वो होता है ध्रुवन। ठीक है, वो ध्रुवन जो है वो ध्वनि में नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश में तो होता है ध्रुवन, लेकिन ध्वनि में नहीं होता है। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 53। बोलता है 53 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोफोन एक उदाहरण है जो रूपांतरित करता है। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? स्वर मापी या सोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तरंग रूप का अध्ययन, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन जो है वो स्वर मापी या सोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो आपको पता होगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 20,000 से अगर कम 20 हर्ट्ज से अगर कम की ध्वनि है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अपश्रव्य कहते हैं। अपश्रव्य क्या कहते हैं? अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, मतलब कि नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रश्रव्य। ठीक है, वो हो जाएगा प्रश्रव्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है जिसका बताना है कि तरंगदैर्ध्य जो है वो किसका बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें जो हो जाएगा ये क्या है? सूक्ष्म तरंग, अवरक्त, दृश्य, एक्स किरणें। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होगा वो तो सबसे पहले कि एक्स का होगा, तो ये खत्म हो गया। एक्स किरणें, और एक्स किरणें के बाद दृश्य और अवरक्त में सबसे ज़्यादा अवरक्त का होगा, उसके बाद दृश्य का होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, दृश्य से पहले हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होगा किसका तरंगदैर्ध्य? तो एक्स किरणें का, उसके बाद होगा अवरक्त का, उसके बाद दृश्य का, उसके बाद सूक्ष्म तरंग का। ये सबका जो है तरंगदैर्ध्य ये बढ़ते हुए होगा। ठीक है, ये बढ़ते हुए सजाया गया है। ठीक है, सबसे कम होगा एक्स किरणें का, उसके बाद अवरक्त का, उसके बाद दृश्य का, और सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्ध्य होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सूक्ष्म तरंग का। हम शुरू में बोल रहे थे ये घटते हुए हम सजा दे रहे थे। ठीक है, नहीं, ये बढ़ते हुए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? तो पदार्थ की जो तरंगे होती हैं, पदार्थ की तरंगे ये देव ब्रोगली तरंगे होती है। ब्रोगली तरंगे होती है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, शैवाल जो होता है वो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है रोडोफाइसी, और एक होता है फियोफाइसी। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होता है ये अनावृत बीजी होता है, ये कोई कवक नहीं होता है। ठीक है, ये कोई शैवाल नहीं होता है। तो यहाँ जो होगा इसको ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफाइसी जो होता है ये होता है हरा रंग का। ठीक है, क्लोरोफाइसी हरा रंग का शैवाल होता है। रोडोफाइसी जो होता है ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और एक जो फियोफाइसी है ये भूरे रंग का होता है। फियोफाइसी जो है ये भूरा रंग का होता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी हरा रंग का होता है, आगे रोडोफाइसी लाल रंग का होता है, और फियोफाइसी भूरा रंग का होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है ये कोई शैवाल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो चौथा नंबर ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59।
बोलता है निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है, तो बचपन से पढ़ रहे होंगे कि जलने में सहायक होता है कौन, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मार्स गैस। मार्स गैस है तो मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मार्स गैस हम लोग मीथेन को बोलते हैं। ठीक है, मीथेन, और इसका फार्मूला होता है NH4। क्या होता है, NH4। मीथेन का फार्मूला NH4 होता है। अच्छा, सबसे हल्का तत्व अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व अगर पूछ दिया तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, तो बेयर का जो अभिकर्मक होगा वो क्या हो जाएगा, तो बेयर का अभिकर्मक जो होगा वो क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट होगा, कि अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट होगा, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, कि ब्रोमीन जल होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या हो जाएगा, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, तो क्षारीय होता है, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत। देखिए ध्यान रखिएगा, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन की जो होता है प्रतिशत, पहले तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, तो अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 और इसका होल टू और SO4 अमोनियम सल्फेट हो गया। और इसमें पूछता है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत, तो देखिए नाइट्रोजन की प्रतिशत जो होता है 20 पॉइंट समथिंग होता है, 20.6% होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, एक भी ऑप्शन वैसा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 20 के लगभग 18 है, तो हम 18 को मार सकते हैं, लेकिन इसका होता है कितना, 20.6% लगभग होता है नाइट्रोजन की प्रतिशत। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं इसको खुद से भी वेरीफाई करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बोलता है कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ किसका, टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, अंतरिक्ष यान में किसका प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान की सहायता के लिए, तो ये टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बोलता है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो वायु में रंगहीन हो जाएगा किसके उपस्थिति में रहने से, तो ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसके संपर्क में अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पीतल जो है वो रंगहीन हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने से पीतल रंगहीन हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। बोलता है कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण किनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो किया जाता है वो किस रूप में, तो 2.5 वायु का क्वालिटी का बिगाड़ना, जिम्मेदार कण किनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है, तो ये 2.5 इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक। देखिए प्राथमिक उत्पादक क्या हो जाएगा, पादक हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक जो है वो पादक होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। बोलता है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं। ठीक है, बोलता है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले, तो नीचे की ओर जो बहने वाली होगी उसको निच्छालन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसको निच्छालन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जो है वो किसकी थी, तो जोसेफ फ्यूरियर की अवधारणा था ग्रीन हाउस गैस की। ठीक है, याद रखना है। आगे है अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है, तो ये कैसे, खांसने छींकने, एक या दो दोनों, या मूत्र त्याग से। तो इसको आपको याद रखना है, ये खांसने और छींकने ये दोनों तरीके से क्या किया जाता है, प्रदूषित वातावरण में जो छोड़े गए विविक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, इसको खांसने और छींकने ये दोनों प्रक्रिया से क्या होता है, फैलता है। ठीक है, फिल्टर किया जाता है। पूछ रहा है कि प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है, तो खांसने और छींकने, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, तो तालाबों और कुओं में हम लोग क्या डालते हैं, तो तालाबों और कुओं में हम लोग क्या डालते हैं, घोंघा डालते हैं क्या नहीं, केकड़ा डालते हैं क्या नहीं, डॉग फिश डालते हैं नहीं, गैम्बूसिया फिश जो होता है इसको हम लोग डालते हैं, जिससे कि मच्छर क्या होता है, नियंत्रित होता है। मतलब गैम्बूसिया फिश जो होता है वो उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, खा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। बोलता है इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, तो उसको मैटर यानी कि द्रव्य। ठीक है, मैटर यानी कि इसको पदार्थ भी बोलते हैं, पदार्थ उसको नाम दिया गया है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। बोलता है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए कि सन है, ठीक है, तो सूर्य के बगल में बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है। ठीक है, ये देखिए बुध है, मरकरी, ठीक है, ये शुक्र है जिसको वेनस कहते हैं। तो सबसे गर्म इसको होना चाहिए था क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है, लेकिन ये नहीं, सबसे ज़्यादा जो चमकीला होता है वो होता है कौन, सबसे ज़्यादा जो चमकीला होता है वो होता है आपका शुक्र। क्यों, क्योंकि शुक्र पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वो ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है वो चमकीला ग्रह पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है
सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह देखिए, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह अगर पूछ रहा है तो गर्म ग्रह भी आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे गर्म ग्रह जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, शुक्र ही हो जाएगा। क्या होगा, शुक्र होगा। सबसे गर्म ग्रह जो होगा सौरमंडल का वो शुक्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे लंबी हड्डी को क्या बोला जाता है, उसको हम लोग हिंदी में उर्वस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उर्वस्थि। ऐसे क्या होता है, फीमर जो जांघ में पाया जाता है उसको फीमर बोलते हैं और हिंदी में उर्वस्थि बोलते हैं। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी। और अगर सबसे छोटी बोलेगा तो अष्टपिच, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अष्टपिच हो जाएगा सबसे छोटा हड्डी जो कि कान में पाया जाता है। अगला है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो देखिए कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्च स्तर के कोडांतरण तक, या कोडांतरण से मशीन तक, या मशीन से निम्न स्तर तक, या निम्न स्तर से उच्च स्तर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, तो हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग मैथ का भी कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं देखेंगे, हम लोग मैथ का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं बस यहाँ तक के। ये 5वां प्रैक्टिस सेट था जो कि आपका क्लियर हुआ। थैंक यू। आप देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगला मॉडल प्रैक्टिस सेट।